नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। आगे क्या है खास, जहां आपके सामने होंगी तस्वीरें अमेरिका की छात्र क्रांति की। अमेरिका की 50 यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने कैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन की नाक में कर दिया है दम। पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने। वहीं दूसरी और महत्वपूर्ण तस्वीर भारत के पराक्रम से जुड़ी, जहां डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल का किया है टेस्ट जो समंदर में दुश्मन की पनडुब्बी को चुन चुनकर करेगी तबाह। तीसरी खबर ईरान से, जिसने अमेरिका को घेरने के लिए उन जगहों पर गुप्त मिसाइल बेस तैयार किए हैं जहां से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डिटेल इंफॉर्मेशन होंगी आपके सामने इन तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले चौंकाने वाली तस्वीर और तस्वीरें आइसलैंड की, जहां स्की जंपिंग का यह नया रिकॉर्ड बना है और जापान की रोयोयू कोबायाशी ने जंपिंग की तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये तस्वीर जरा अब आप गौर से देख लीजिए। कोबायाशी ने 291 मीटर की छलांग लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 37.5 मीटर का रिकॉर्ड था, जिसे रोयोयू कोबायाशी ने भारी अंतर से तोड़ दिया है। और ये जंप लगाते वक्त, छलांग लगाते वक्त कोबायाशी करीब 20 सेकंड तक हवा में रही। उनके पांव जमीन पर पड़े तो नया रिकॉर्ड बना। आपको बता दें 2022 के बीजिंग ओलंपिक में कोबायाशी ने गोल्ड जीता और उन्होंने सबसे लंबी स्की जंप का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया, वही तस्वीर आपके सामने। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर, जहां आपको बता दें राजधानी तिबिलिसी में संसद के बाहर विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं और विदेशी प्रभाव बिल का विरोध लोग कर रहे हैं। आपको बता दें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार झड़प हुई। ये तस्वीरें देखिए। विदेशी प्रभाव बिल के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। लोगों की पुलिस वालों से धक्का मुक्की हुई और तनाव बढ़ता गया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े, रबड़ की गोलियां चलनी शुरू हुई। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया था और पुलिस दर्जनों युवाओं को धकेलकर संसद भवन से दूर ले जाती हुई नजर आई। दरअसल जॉर्जिया की संसद में इन दिनों विदेशी प्रभाव विधेयक पर तनाव बना हुआ है और 3 हफ्ते से हो रहे प्रदर्शन के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल पुलिस ने हिंसा का सहारा लिया। मंगलवार को रैली पर हिंसक कार्रवाई की गई और बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई लोगों की पिटाई हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठी डंडों के अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। लोगों पर पानी की तेज बौछार फेंकी गई, वो तस्वीर देखिए। जॉर्जिया के विदेशी प्रभाव बिल के मुताबिक विदेशों से 20% से ज्यादा पैसा हासिल करने वाले संगठनों को विदेशी एजेंट के तौर पर रजिस्टर होना होगा और इस बिल पर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जॉर्जियाई राष्ट्रपति भी इस बिल के खिलाफ हैं और इसी बिल पर स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। विपक्ष का गुस्सा सड़क पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से विरोध के दौरान लगातार शांति की अपील की जा रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से कई जगहों पर विरोध की खबरें भी थी, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो लोग उग्र हो गए और तोड़फोड़ हो गई।
इसके बाद पुलिस का दमन भी तेज हो गया। विदेशी प्रभाव बिल को आलोचकों ने रूसी कानून का नाम दिया। इसकी तुलना मॉस्को के विदेशी एजेंट कानून से की जा रही है, जिसका इस्तेमाल वहां असहमति को कुचलने के लिए होता है। और आपको बता दें, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने भी जॉर्जिया के विदेशी प्रभाव बिल का विरोध किया है। जॉर्जिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश में जुटा है और इस बिल के बाद जॉर्जिया की ईयू में शामिल होने की मांग को झटका लगा है। और जॉर्जिया की तरह अमेरिका का न्यूयॉर्क भी विरोध प्रदर्शन की आंच में तप रहा है। अमेरिका जब तक दूसरे देशों में होने वाले छात्र प्रदर्शनों पर टिप्पणी करता रहता है तो कैंपस में जोर जबरदस्ती को लोकतंत्र विरोधी मुहिम करार देता रहा है, लेकिन अब अमेरिका खुद अपनी धरती पर छात्र आंदोलन का किस तरीके से सामना कर रहा है उसकी ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में मौजूदा फिलिस्तीनी समर्थक आंदोलन को सबसे उग्र आंदोलन माना जा रहा है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे उग्र आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसकी कुछ और तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। इसके अलावा सिटी कॉलेज, न्यूयॉर्क और साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इजरायल का विरोध जता रहे हैं। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन किस तरीके से कल और ज्यादा उग्र हो गया उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि इजरायल विरोधी छात्रों ने यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन के झंडे फहराए। इसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने मोर्चा संभाला। कैसे खिड़की तोड़कर बिल्डिंग में ये शामिल हुए वो तस्वीर आपके सामने। 50 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान जमकर हंगामा होता रहा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस पूरे परिसर का घेराव कर दिया गया, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बवाल उस वक्त बढ़ गया जब इन छात्रों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग शुरू हुआ, क्योंकि इस इमारत पर छात्रों का कब्जा हो चुका था। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मैनहट्टन परिसर में हैमिल्टन हॉल के सामने प्रदर्शनकारी किस तरीके से जुटे और कुछ देर बाद वो अंदर भी शामिल हो गए। बाहर की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अंदर जैसे ही ये घुसे, दरवाजे, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, ये सब कुछ लगाकर इन्होंने पूरे एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश की। पुलिस को एक एक कर छात्रों को बाहर निकालना पड़ा। बाहर आने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 1968 के नागरिक अधिकार आंदोलन और वियतनाम युद्ध विरोधी प्रदर्शन के दौरान भी इस इमारत पर कब्जा कर लिया गया था। अब अमेरिका के करीब 50 कैंपस में इजरायल विरोधी प्रदर्शन तो जारी है। अब तक करीब 600 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियां हुई हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में टेंट लगा रखे हैं। दिन रात छात्र यहां डटे हुए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बवाल बढ़ा तो क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया। इस बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इन छात्र प्रदर्शन का समर्थन किया है। छात्र आंदोलन की आग सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई है। यहां फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का आमना सामना पुलिस से हुआ। वही तस्वीर आपके सामने, कई छात्र पुलिस वालों पर हमला करते हुए भी नजर आए। उग्र होते आंदोलन के बीच पुलिस के एक्शन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। हिंसा पर काबू पाने की पुलिस किस तरीके से कोशिश कर रही है, ये देखिए तस्वीरें। हालांकि छात्रों को काबू में किया गया, दर्जनों लोगों पर बल प्रयोग की ये तस्वीर तो आपके सामने है, लेकिन इस बीच कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में भी फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने कैसे आंदोलन किया वो तस्वीर देखिए। आंदोलन जब उग्र होने लगा तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और ये तस्वीर आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। हालांकि उस इमारत से दूर इन्हें खदेड़ने में तो कामयाबी मिली, लेकिन जब बाहर भी ये सभी प्रदर्शनकारी डटे रहे तो बल प्रयोग हुआ और आंसू गैस के गोले दागे गए।
डीआरडीओ की मिली है बड़ी सफलता। एंटी सबमरीन मिसाइल के सफल टेस्ट को लेकर यह खबर है और उड़ीसा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर है। आपको बता दें, फलाम द्वीप से सुबह 8:30 बजे टेस्ट को लेकर यह खबर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई भी दी है। 3, 2, 1 now +1 +2 +3 3, 2, 1 now +1 +2 +3 उत्तर में दुश्मन के काल को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है, जहां सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी स्मार्ट का टेस्ट हुआ है। और स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल है, जो कि आपको बता दें कि लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम के तहत यह खबर इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस एडिटर। और सुमित, समंदर में दुश्मन के काल की ये जो स्मार्ट के टेस्ट को लेकर बड़ी खबर आई है, भारतीय नेवी की समंदर में दुश्मन पनडुब्बी को तबाह करने की ये क्षमता जिस तरीके से बढ़ेगी, उसी को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि कैनिस्टर आधारित मिसाइल प्रणाली ये है और मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का इस लिहाज से अपनी क्षमता को बढ़ाना, सुमित? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुरभि की, जब भी टॉर्पीडो का इस्तेमाल क्यों होता है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अंडर वाटर एक जो सबमरीन है उसको हंट करना, उसको मार गिराना हो। और ये कैसे किया जा सकता है? या तो सबमरीन से सबमरीन को अटैक किया जा सकता है, पानी के ऊपर जो वॉरशिप है उससे अटैक किया जा सकता है, और भारतीय नौसेना के पास जो पीएटाई है उससे अटैक किया जा सकता है, या फिर आपके दूसरे एयरक्राफ्ट से अटैक किया जा सकता है। लेकिन सरफेस पे यानी कोस्टल एरिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है, स्मार्ट सिस्टम, जिससे मिसाइल के लॉन्चर्स के द्वारा एक ऐसे टॉर्पीडोज को लॉन्च किया जाता है जो सरफेस एरिया से पानी के अंदर दुश्मन की सबमरीन्स को मार गिराया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत अपनी कैपेबिलिटीज को जिस तरीके से बढ़ा रहा है, स्मार्ट सिस्टम को उसी तरीके से डेवलप किया गया है और आज इसका सफल परीक्षण किया। हालांकि इसके ऊपर काम लंबे समय से चल रहा है सुरभि, और इसका कई बार पहले भी टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन भारत लगातार अपनी इन कैपेबिलिटीज को कई टेस्ट के दौरान कंडक्ट कर रहा है और उसको मजबूत कर रहा है। और इसी को लेकर आज फिर डीआरडीओ ने टेस्ट किया, जिसमें ऐसे ही टॉर्पीडो को लॉन्च किया गया और इसने अपने टारगेट्स को अचीव भी कर लिया। सुरभि, मध्य पूर्व को ईरान लगातार अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन ताजा खबर तो यह आई है कि भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने नई चाल चली है। इसके लिए सहारा लिया गया है हुथी का। यमन का विद्रोही गुट हुथी ईरान के इशारे पर कैसे काम कर रहा है, उसके सबूत आपके सामने रखेंगे। खबर यह है कि हुथी ने यमन की कई पहाड़ियों में सीक्रेट मिसाइल बेस तैयार कर लिए हैं और इन मिसाइल बेस की तस्वीरें अब हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। और किसी भी वक्त इन सीक्रेट मिसाइल बेस से हुथी अमेरिकी ठिकानों, मध्य पूर्व में अमेरिका के बेस पर हमलों को दे सकता है अंजाम। तो बड़ी खबर यही है, जहां यूएस के खिलाफ हुथी और ईरान की ये बड़ी साजिश को लेकर खबर यह कि ईरान की मदद से अंडरग्राउंड बेस हुथी बना रहा है। हुथी ने टनल के अंदर मिसाइल बेस बना लिए हैं और TV9 के पास हुथी के मिसाइल बेस के ये सबूत हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो हुथी के इस मिसाइल बेस को लेकर कई अहम जानकारियां तो सामने आई हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और इसी खुलासे के तहत सुमित, मैं चाहूंगी ये सबूत आप बताएं और समझाएं कि किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेजेस इस बड़ी प्लानिंग की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि ये सबूत एक बड़ी तैयारी का संकेत है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, आप मानिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल लगातार हुतियों पर अमेरिका का और बाकी नाटो देशों का जो अटैक हो रहा है, अब हुती ये समझ चुका था कि अगर ऐसे अटैक होंगे तो ज्यादा दिन तक अपने मिसाइल बेसिस को सुरक्षित नहीं रख सकता। अब हुती मिसाइल बेस जो पहले थे और अब जो न्यू टनल एनहांस कर दिए गए हैं, उन दोनों को हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये है अंडरग्राउंड टनल्स, और खास बात यह कि ये अंडरग्राउंड है और इनका सबसे बड़ा टारगेट यह है कि ये जमीन के अंदर रहकर इन टनल्स को, मिसाइल टनल्स को डेवलप किया जा रहा है। पिछले 1 साल में लगातार हुती ये सारी डेवलपमेंट ईरान के साथ
मिल रही मदद के हिसाब से कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार इन बेसिस को, इंटरनल्स को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि इनके अंदर आप न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा थ्रेट है और दो बड़े बेसिस हैं इस समय, खासतौर पर अगर आप देखें जो जबाल अटान का जो मिसाइल बेस है, और दूसरा कहा जा रहा है कि इसके अलावा एक और बेस है जिसका इस्तेमाल लगातार हूती कर रहे हैं, जिसे सद्दा अंडरग्राउंड बेस कहा जाता है। और इन दोनों बेसिस को हूती लगातार डेवलप कर रहा है। और ये दोनों तस्वीरें हाल ही में यानी मार्च और अप्रैल महीने की है, खासतौर पर 2024 की, जिसके अंदर ये दोनों बेसिस के अंदर सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा ये डेवलपमेंट, वही सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें ये सामने आता था कि किस तरीके से ओपन में ये पुराना बेस नजर आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पहाड़ के अंदर बेस बना लिए गए हैं, यानी ये पूरा टनल एरिया, और यही बताया जा रहा है कि पहाड़ के अंदर बेस बनाए गए हैं। लेकिन इस बीच सुमित हमें यही बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब इस लेवल पर कदम उठाए जा रहे हैं। और सुमित, ऐसे में इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर भी बात करूं। लेकिन उससे पहले अमेरिका की पोलैंड को बड़ी रक्षा मदद को लेकर एक खबर है, जहां आपको बता दें अब पोलैंड को F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा। अब पोलैंड को लगातार रूस से धमकियां मिल रही हैं और पोलैंड की सुरक्षा के लिए F-35 कितना इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग भी बहुत बड़ा संकेत देती है। तो पोलैंड को लगातार रूस से मिल रही धमकियों के बीच इस खबर का आना क्या मतलब है, क्या संकेत है, और पोलैंड की सुरक्षा के लिए F-35 कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में सुमित आपसे सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले ये बड़े इनपुट, जहां देखिए पोलैंड को मिलेंगे F-35 फाइटर जेट, और अमेरिका पोलैंड को मजबूत बनाने में जिस तरीके से जुटा हुआ है, पोलैंड को 32 F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा। पोलैंड को दिए जाने वाले F-35 की प्रोडक्शन की शुरुआत को लेकर ही सुमित आज आपने खबर भेजी है। और अमेरिका और पोलैंड के बीच जिस तरीके से ये 4.6 बिलियन की डील हुई है, इस साल के तक पोलैंड को F-35 भी मिल जाएंगे। लेकिन पोलैंड ने नेटो से अपील की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां परमाणु हथियार तैनात करने की मांग की गई है। अब आधिकारिक तौर पर नेटो को रिक्वेस्ट भेजी गई है और नेटो के जवाब का इंतजार भी किया जा रहा है। ये दो बड़ी खबरें बैक टू बैक इसलिए क्योंकि अब इस हालात के बीच ये बहुत बड़ी तैयारी, लेकिन अब पोलैंड ने जिस तरीके से नेटो से अपील की है, यहां आपको बता दें परमाणु हथियार तैनात करने की मांग के तहत यह अपील की गई है। इस रिक्वेस्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पोलैंड में परमाणु हथियार, रूसी एक्शन तय। ये हम क्यों कह रहे हैं, पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात हुए तो तनाव जाहिर सी बात है चरम पर पहुंच जाएगा और रूस को पोलैंड पर हमले का आधार भी मिल जाएगा। अब रूस पहले ही पोलैंड को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। अगर रूस पोलैंड पर हमला करता है तो नेटो पलटवार के लिए मजबूर हो जाएगा। सुमित, देखिए बिल्कुल सुरभि, इंपॉर्टेंट क्या है अभी ये है कि लगातार पोलैंड के ऊपर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है रूस के अटैक का। रूस लगातार इस बात को कहता आया है कि अगर सेनाएं, नाटो सेनाएं पोलैंड के बाद यूक्रेन में घुसी तो फिर वो सीधे तौर पर यूरोप के कई देशों पर अटैक करेगा और सबसे पहला देश कौन सा होगा, वो होगा पोलैंड। इसीलिए पोलैंड चिंता में भी है और पोलैंड अपनी रक्षा प्रणाली को है और मजबूत करना चाहता है। आपने देखा कि ना सिर्फ उसने न्यूक्लियर वेपन्स की मांग की, लगातार डिप्लॉयमेंट की बात की, बल्कि F-35 जैसे फाइटर विमान जो अमेरिका के सबसे एडवांस, सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको भी अब पोलैंड को दिया जा रहा है। इस साल पहला फाइटर एयरक्राफ्ट जो है F-35 वो पोलैंड को मिल जाएगा और 2030 तक 32 के 32 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो पोलैंड को दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा कई ऐसे मिसाइल्स, कई ऐसे डिफेंस सिस्टम भी है जो लगातार पोलैंड को दिए जाने की मांग की जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि अगर रशिया को रोकना है यूक्रेन के बाद तो पोलैंड ही ऐसा बड़ा पड़ाव होगा जहां पर उसको रोका जा सकता है। इस पूरे रूट और इस पूरे रीजन को समझते हुए पोलैंड जिस तरीके से अभी तक खतरे को देखते हुए अपनी क्षमता में इजाफा कर रहा है, सुमित, रूस की तरफ से इस हालात में पोलैंड का घेराव किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए पोलैंड को ना सिर्फ रूस यूक्रेन की तरफ से बल्कि बेलारूस की तरफ से भी लगातार अटैक करने की बात कह चुका है। आपको याद होगा कि रूस ने पहले ही बेलारूस के अंदर बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी थी। इसके अलावा पोलैंड के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी कई बार खबरें आई कि किस तरीके से रूस ने अपने जो वॉरहेड्स हैं वो बेलारूस में शिफ्ट कर दिए। और वो इसलिए क्योंकि अगर पोलैंड के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, यूरोप के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल एक अलग से अटैक करने के लिए किया जाएगा। तो यही वजह है कि अब पोलैंड ज्यादा घबरा चुका है क्योंकि पोलैंड को लगता है कि वो दोनों तरफ से लगातार घिरता जा रहा है और रूस जो है अगर वो नहीं रुका यूक्रेन के बाद तो फिर सीधा अटैक जो होगा वो पोलैंड पर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको दिखाते हैं TV9 पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डिंपल यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। TV9 के प्रोविंग एडिटर पंकज झा ने हर बड़े सियासी मुद्दे पर उनसे की खास बातचीत। सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, सुप्रिया सुले और डिंपल यादव,
जी हाँ, देश में हो रहे इस आम चुनाव में इन चेहरों पर पूरे देश की निगाह है। इनकी लड़ाई पार्टी को लेकर है, परिवार को लेकर है, इंडिया गठबंधन को लेकर। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच में डिम्पल यादव हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला डिम्पल जी। मैं सबसे पहले थोड़े से बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बिल्कुल डिफेंस पर्सनल वाला रहा है, आर्मी वाला रहा है। अखिलेश जी को तो राजनीति विरासत में मिली है, फिर उनका तो राजनीति में जाना ज़रूरी था, तय था। आपका पॉलिटिक्स में आना कैसे हो गया? मतलब ये फैसला आपका था, नेताजी का था, अखिलेश जी का था? आई थिंक ये फैसला जब लिया गया था तो नेताजी का फैसला था एंड कहा गया था कि डिम्पल को चुनाव लड़ना है। आपने तुरंत रजामंदी दे दी? जी कोई कसमकस या विरोध या कुछ? नहीं, विरोध तो नहीं किया था। मतलब आप भी शुरू से मन में था क्या पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं, नेवर लाइक मेरे दिमाग में था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तो फिर बस आ गए। नेताजी ने कहा मान गई? जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आजकल आपके कुछ स्पीचेस देखे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग 25 साल 20 साल से टीवी के सामने बोलते हैं, लेकिन भीड़ के सामने जब जाते हैं तो हम भी झिझक जाते हैं। आप हज़ारों लोगों के सामने बात करती हैं, बोलती हैं, और जो आजकल आप स्पीच दे रही हैं, ये तैयारी कैसे करती हैं आप? तैयारी तो मतलब एज सच नहीं रहती है एंड आई जस्ट गो एंड स्पीक, दैट्स इट। किसी का वीडियो भी देखती होंगी? वीडियो नहीं, आई डोंट सी मच ऑफ वीडियोस, नो। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश नहीं, आई डोंट सी वीडियो। जो भी लाइक जो स्पीच का जो क्रस होता है बस वो आ जाता है, जो बोला है देखती हैं आप? जो पढ़ लेते हैं उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करती हैं? हाँ जी, बस दैट्स क्या बोलना है ये भी? जी। कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि अखिलेश जी से भी पूछती हैं टिप्स? कभी तो पता ही नहीं होता किसने कहाँ पे क्या बोला, बिकॉज यू ऑन द ग्राउंड राइट नाउ एंड मोबाइल्स गाड़ी में ही होते हैं यूजुअली व्हेन यू ऑन द ग्राउंड। सो ठीक है, फिर कुछ नहीं, तो सवाल आते हैं तो जवाब दे देते हैं उस तरह। और अच्छा जी, एक चीज़ और जानना था मुझे कि आप चुनाव लड़ रही हैं मैनपुरी से, आपकी उम्मीदवारी के अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया है, नाना करते हुए अखिलेश जी भी कन्नौज से आ गए जी। तो क्या ये फैसला पहले से तय था या उन्होंने आपसे पूछा भी था, रजामंदी ली थी, कुछ ऐसी फैमिली में डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं, जैसे आपने कहा कि नाना करते हुए वो हाँ में बदल गया एंड बिकॉज ही वांटेड कि वो स्टेट में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर ले, लेकिन जो कन्नौज के जो सभी जन हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही चुनाव लड़िए। तो आई थिंक सो दैट्स वाई वो लास्ट मिनट में फ्लिप हुआ। तो मैंने दोनों आदमी फंस गए, आप इधर लड़ रही हैं, वो उधर। नहीं, हम कोई फंसे नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं एंड इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं चले आता हूँ कि अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले जी, और जो उन्होंने कहा कि परिवारवाद को लेकर के कि आपकी पार्टी में 5 लोगों को, यादव बिरादरी के लोगों को टिकट मिला और 5 परिवार के हो गए, तो ये परिवार से आगे यादवों के बारे में सोचते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और बेसिकली जो भी जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि उसको खाली वो पोस्ट दे दी गई है कि ठीक है आप यहाँ जाके बैठ जाइए। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता डिसाइड कर रही है एंड द पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं समझती हूँ जब लोगों पे छोड़ दिया गया है, लोकतंत्र है, तो इस बात में प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि 2014 का चुनाव हुआ लोकसभा का, फिर 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, 2022 का विधानसभा, अभी 2024 लोकसभा चुनाव है। सब में अखिलेश जी ने प्रयोग किया, उसमें आपकी भी रजामंदी रही होगी। उसके बाद इनमें कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा क्या फैक्टर आ रहा है कि आप और अखिलेश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 79 जीत लेंगे, आप भी कह रही हैं कि एकदम बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा क्या है आपको लग रहा है? आई थिंक हर चुनाव में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, और इन चुनाव में जो ज़मीनी परिस्थितियाँ हैं वो मेरी समझ में युवाओं को लेके है, जहाँ पे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, जहाँ महंगाई बहुत है, जहाँ हमारा किसान आज अपने आप को कहीं ना कहीं मायूस पा रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है जिस इफेक्ट उनको भी प्रभाव कर रहा है, जो महंगाई है, और कहीं ना कहीं जो दबाव की राजनीति का पूरा प्रयोग हो रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में भी। तो लोग अपने आप को सामान्य नहीं मान रहे हैं, मतलब सबको सामान्य जिस तरह ट्रीट करना चाहिए उस तरह सरकार ट्रीट नहीं कर पा रही है। और कहीं ना कहीं इस दबाव की राजनीति के विरोध में और लोगों की जो समझ आ गई है बात कि कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरह पंजाब में मेयर के चुनाव में धांधली की गई, उसी तरह हमारे क्षेत्र में जो ये चेयरमैनी के चुनाव होते हैं, 3 चेयरमैनों को जीते जिताए को हरवाया गया
प्रशासन द्वारा। लोकल बॉडी इलेक्शन। जी, लोकल बॉडी इलेक्शंस। और यही नहीं, अगर प्रत्याशी कोई हमारे प्रत्याशी सुमन वर्मा जी थे, उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार भी किया गया है प्रशासन द्वारा। तो कहीं कहीं लोगों में विरोध है, क्योंकि जो संविधान से हमको हक मिला है, जो समानता का हक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बात ये था कि पहले कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, फिर आपने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, फिर जैन जी के साथ गठबंधन किया। ये अच्छी बात है, आप गठबंधन गिना रहे हैं, लेकिन आप एनडीए का भी तो देखिए, हर प्रदेश में उनका गठबंधन है और हर परिवार वाली पार्टी से ही ज़्यादातर आप गठबंधन पाएंगे। जैसे आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अमित शाह की जो बात जी आप कर रहे थे, तो आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, आप जयंत चौधरी के साथ उनका एक समझौता हो गया है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी आपने सुखबीर सिंह बादल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। और इसी के साथ अगर हम नीचे उतरते तो आज आप राज ठाकरे के साथ मिलकर, मैं समझती हूँ, वहाँ पे चला रहे हैं सरकार। और आपने एक अजीत पवार वाला फैक्शन एनसीपी का लेके आप सरकार चला रहे हैं, तो जो और साउथ तक ये है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो परिवारवाद वालों बात करते हैं, तो वो पहले अपने आप अंदर देख लें कि आपके अंदर, आपकी पार्टी में अलग परिवारवाद है और गठबंधन का अलग परिवारवाद चला रहे हैं। नहीं, कह रहा था कि लोग साथ छोड़ के क्यों चले जाते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी समझौता करती है, बहन जी के साथ कोई बात नहीं, जब कोई साथ छोड़ के जाता है तो एक नई संभावना बनती है कि कोई साथ जुड़ जाता है आके। तो तकलीफ तो होती होगी ना। ये तो प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स है, आई थिंक इसमें तकलीफ होना क्या है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बात शुरू हुई थी कि विकसित भारत, उसके बाद आपको सबका साथ सबका विश्वास। अब बात आ गई क्या कि हिंदू मुसलमान, फिर आ गया कि शरीयत लॉ होगा। आपने योगी जी को सुना होगा कहते हुए कि गोकसी वालों की बात हो रही है, उनको छूट मिलेगी, मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ आ गया और इस पर आप क्या कहती हैं? अगर आप वाकई में मैं समझती हूँ उस टाइम हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, शायद हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन रहे हैं या बन चुके होंगे, क्योंकि आंकड़े इस देश में सही तरह से दर्शाए नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग वाकई में अगर हित सोच रहे होते देश का, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात करते, लेकिन इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करी। हमेशा डिफ्लेक्शन वाली पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वोट में बंटवारा कैसे हो जाए, बात कैसे हो जाए, खुद के जिससे कि उनकी संभावनाएं जीत की बढ़ जाएं, खाली इस पे इनका प्रयोग होता है। तो बेसिकली पूरे देश को एक प्रयोगशाला के रूप में बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा करी जा रही है। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके गठबंधन के दो हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आपकी मुलाकात तो होती रही होगी इन दोनों से? अब मैं शायद 1-2 बार मिली हूँ, वो भी चुनाव टाइम पे मिली। अच्छा, प्रियंका और राहुल दोनों से? जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इन दोनों को भी लड़ना चाहिए ना, चूंकि अखिलेश जी कहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए। आई थिंक ये कांग्रेस पार्टी का खुद का डिसीजन है, एंड हम लोग को कोई इंटरफेरेंस करने का किसी भी पार्टी पे ना हमारा कोई रिलेटिवनेस नहीं है इस बारे में। निजी राय डिम्पल यादव की, ये पार्टी का उनका फैसला होगा कि किसको चुनाव लड़ना है, क्योंकि परिस्थितियां वो लोग जानेंगे कि ग्राउंड में क्या है और चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव पीएम पद के दावेदार हैं क्या? पहले हम लोग समझते हैं कि जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बने आने वाले टाइम पे, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वो एजुकेटेड हो एंड वो फोर्सी कर सके कि देश में क्या कठिनाइयाँ प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर में क्या होगा, उसके रहते किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आपको लगता है अखिलेश जी में ये सब नहीं है जो आप क्वालिटीज बता रही हैं? जो भी लीडर हो, मैं समझती हूँ कि युवाओं की आज की यही मांग है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस ही सबसे हाईएस्ट चेयर पे जाके बैठे, जिससे कि देश थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो सके सही मायनों में। मायावती जी से जो आप पिछली बार मिलती रही थी, मैनपुरी के सभा में हमने देखा भी था, उन्होंने कहा भी था कि हमारी बहू जैसी हैं डिम्पल यादव। अब ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, हाँ या ना? मायावती जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता हैं और मैं समझती हूँ, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं या नहीं, हाँ या ना? चाहे वो ए टीम हो, चाहे बी टीम हो, चाहे वो सी टीम हो, चाहे डी टीम हो या कोई टीम ना हो, हमारा सम्मान मायावती जी के साथ पूरा है। ये बताइए कि ओबीसी में मुसलमानों के लिए आरक्षण सही है? ओबीसी कोटे में मुसलमानों का आरक्षण, मैं समझती हूँ जो संविधान के माध्यम से लिखा गया है, जो आरक्षण मिलना चाहिए और जिस तरह लिखा गया है उसी तरह अगर ये लोग बांटने में अगर आज सक्षम हो जाते या दे देते नौकरियां बच्चों को, तो आज जो देश की हालत है वो नहीं बनती।
दूसरी बात ये थी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो क्या सीए कानून वापस आ जाएगा, मतलब आप लोग खत्म कर देंगे सीए कानून को? अगर आपको लगता है कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स का, हमारी महंगाई कम हो जाएगी, हमारे रोजगार मिल जाएंगे, हमारे किसानों को एमएसपी मिल जाएगी, तो इसका हल अगर सीए है तो ठीक है। फिर एक बात और कही थी अमित शाह की, चर्चा अधूरी रह गई थी। एक तो परिवारवाद पे कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये मुकाबला जो है, चुनाव जो है, वो एक तरफ उन लोगों के बीच है जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई और उनकी है जिन्होंने राम मंदिर बनवाया। ये मैं कहना चाहूँगी कि कोई धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, ये राजनीतिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और एक तरफ वो लोग हैं जो लोकतंत्र को और संविधान को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र स्थापित रहे। तो ये इसकी लड़ाई है। तो मैं समझती हूँ लोग समझ चुके हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग और सभी समाजों के लोग जो प्रताड़ित अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, वो इस बार भाजपा के अगेंस्ट में या विरुद्ध वोट डालने जाएंगे। 3-4 सवाल जो है वो रैपिड फायर टाइप का है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एक चुनना है। राहुल और प्रियंका में से किसको आप चुनेंगे? राहुल गांधी, आई थिंक। क्यों? आपने कहा रैपिड फायर राउंड है, तो इसमें क्यों, कहाँ और कैसे और कब नहीं हो सकता। थैंक यू। दूसरा है आजम खान और शिवपाल यादव। आई थिंक शिवपाल चाचा जी। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। That's a difficult question, I think. That's very difficult. So You have to I pick. can leave that question, I think. Yeah, मतलब you're passing the question. yeah, passing the question. Good. मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। Definitely आदरणीय श्रद्धेय नेताजी। नेताजी? जी। अखिलेश यादव नहीं? आपने फिर से रैपिड फायर राउंड है, कभी कभी मुझे जानने की इच्छा होती तो है। इच्छा मैं आपको इस कैमरा ऑफ के बाद बताती हूँ। मैनपुरी या कन्नौज? आई थिंक मैनपुरी। मैनपुरी। और उस वक्त एक बड़ी खबर सलमान फायरिंग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आरोपी अनुज थापन ने खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस कस्टडी में आत्महत्या की कोशिश को लेकर इस वक्त ये खबर मिल रही है। हालांकि अनुज की हालत गंभीर बताई जा रही है। हथियार मुहैया करवाने के आरोप में अनुज की गिरफ्तारी हुई। और आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां आरोपी अनुज थापन ने खुदकुशी की कोशिश की है और पुलिस कस्टडी में आत्महत्या की कोशिश को लेकर यह खबर मिल रही है। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके, राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके। राजीव, क्या जानकारी इस बारे में? सुरभि, क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अनुज थापन, जिसे हाल ही में पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया था और उसे हाल ही में मुंबई लाया गया था, इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। लेकिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसने आत्महत्या की कोशिश की। अनुज थापन के ऊपर आरोप था कि जिन दो शूटरों ने, सागर और विक्की नाम के जिन दो शूटरों ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी, उन्हें उसने पंजाब से हथियार लाकर मुंबई में उपलब्ध कराया था और उसके बाद वो लोग वापस पंजाब लौट गए थे। फिलहाल पुलिस इस बारे में अधिकृत तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं की है, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने की है कि इस तरह की घटना हुई है। इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस भी अभी इस पूरे मामले में ज्यादा बोलने से कतरा रही है। तो खबर यह है कि सलमान खान फायरिंग मामले में आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश की है और फिलहाल उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है।